अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं की फसल को क्षति पहुंचाने वाली बीमारियां और उनका नियंत्रण। बेल के फलों के फटने की समस्या एवं बचाव के उपाय। लो टनल पॉलीहाउस में नर्सरी तैयार करने की तकनीक और इसके लाभ। प्रदेश में हमारे जिन किसानों ने गेहूं की फसल लगा रखी है, इस समय उनकी फसल बढ़वार ले रही है, लेकिन मौसम में उतार चढ़ाव के कारण फसल पर कुछ रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिनमें से मोलिया एक प्रमुख रोग है, जिसका सीधा विपरीत प्रभाव फसल की पैदावार पर पड़ता है। अतः इस रोग से फसल को कैसे बचाएं, इसकी जानकारी के लिए हमारे हिसार के संवाददाता बंसीधर ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिक डॉक्टर RS कंवल से संपर्क किया, तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए बताते हैं। देश को 2 वक्त की रोटी देने में उत्तर भारत की हमेशा से अहम भूमिका रही है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश का अन्नदाता दिन रात और ठिठुरती ठंड में गेहूं के उत्पादन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हम जानेंगे गेहूं के अंदर आने वाली मोलिया बीमारी के बारे में। इस बीमारी के कारण किसान बाजार के अंदर लगातार लुटता रहता है, लेकिन उसका कोई भी सही फायदेमंद दवाई उन्हें नहीं मिल पाती। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर RS कंवर। उन्हीं से जानेंगे कि ये बीमारी क्या है, किस प्रकार होती है और इसका क्या निदान है। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया, गेहूं में जो मोलिया बीमारी है ये एक सूत्रकृमि के द्वारा होती है। सूत्रकृमि छोटे छोटे जीव होते हैं जो फसल की जड़ों को नुकसान करते हैं। यह सूत्रकृमि गेहूं व जौ की फसलों को ही नुकसान करता है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये डोरमेंट अर्थात सुप्त अवस्था में रहता है, और जब गेहूं की फसल की बिजाई का समय आता है अर्थात अक्टूबर नवंबर में, तो उस समय ये जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और हमारी फसलों को नुकसान करना शुरू कर देता है। जैसे ही बिजाई का समय आता है, शिष्ट सूत्रकृमि की मादा के अंदर जो अंडे होते हैं उनमें से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं, जो जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जड़ों के अंदर ही खाते हैं। इनकी वजह से जड़ों के अंदर जो पानी और तत्व पौधे को लेने होते हैं वो सही प्रकार से नहीं ले सकता, और इस प्रकार से पौधा कमजोर रह जाता है। आमतौर पे किसान को इस बीमारी का पता तब चलता है जब उसकी फसल तकरीबन 1 महीने की हो चुकी होती है। पहला पानी लगने के बाद जब किसान खाद डाल चुका होता है, तो वहाँ पे जहाँ सूत्रकृमि की समस्या है, फसल की बढ़वार अच्छी नहीं होती और पौधे पीले से रह जाते हैं। ऐसी सूत्रकृमि ग्रस्त फसल दूर से ही किसान को नजर आ जाती है। सबसे पहले किसान को ये जान लेना चाहिए कि उसमें सूत्रकृमि की वजह से ये लक्षण आए हैं या किसी और वजह से। खेत में पहला पानी लगाने के बाद जब खाद डालने के लिए खेत में जाते हैं, तब इस रोग का पता चलता है। इस रोग के बचाव के लिए अगेती फसल लेनी चाहिए। सबसे पहले फसल में पीलापन आता है और ग्रसित पौधे को उखाड़ने के बाद उसकी जड़ें झाड़ीनुमा दिखाई देती हैं तथा पौधा बौना दिखाई देता है।
लेकिन जड़ों को हम निकाल कर ही देखें तभी पता चलता है। फुटाव फसल में कम हो जाता है सूत्रकृमि के प्रकोप के कारण। और ऐसी फसल जब बीमारी का शुरुआत होता है खेत में, तो कहीं कहीं पर ऐसे पैचेज जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं पे नजर आते हैं, अर्थात कुछ स्थानों पे बीमारी के लक्षण नजर आते हैं, पूरे खेत में नहीं होती। इस रोग से बचाव के लिए खेत में फसल चक्र अपनाना चाहिए। किसान भाई ऐसा ना समझें कि एक बार अगर हमने फसल चक्र या फसल का हेर फेर कर लिया तो हमेशा के लिए उससे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। 2-3 साल तक फसल ठीक हो जाएगी आपकी, लेकिन बाद में फिर से समस्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो हर 2-3 साल के अंतराल के बाद आप गेहूं उगा सकते हैं बिना किसी दवाई वगैरह के डाले। दूसरा है कि जब अप्रैल में फसल कटने के बाद, गेहूं की फसल कटने के बाद सूखे में खेत की जुताई, गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे सूत्रकृमि मर जाते हैं। HT54 नामक टीका एक इसके लिए यूनिवर्सिटी ने निकाला हुआ है। उससे बीज उपचार करके किसान भाई अगर बोएं तो इसमें इसकी मात्रा 50 मिलीलीटर टीके की पैकिंग 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहती है। इसका उपचार ऐसे ही करना है जैसी दूसरी फसलों में टीके का उपचार करते हैं। बिजाई के समय फ्यूराडान दवाई, ये दानेदार दवाई है, बिजाई के समय पर 13 किलोग्राम प्रति एकड़ खाद में मिला के डाल सकते हैं। जौ और गेहूं में कुछ अवरोधी किस्में भी हैं जिनको उगाकर इस सूत्रकृमि से बचा जा सकता है। गेहूं की किस्म राज MR1, राज मूल्यारोधक 1 के नाम से मिलती है। इन किस्मों को उगाने से फसल अच्छी हो जाती है तथा सूत्रकृमि की संख्या भी खेत में काफ़ी मात्रा तक घट जाती है। इन किस्मों को उगाने के बाद हम गेहूं की अच्छी पैदावार ले सकते हैं बिना किसी दवाई आदि के। ये थे डॉक्टर RS कंवर जो हमें दे रहे थे मोलिया रोग के बारे में विस्तृत जानकारी। आगे भी हम इस प्रकार अन्नदाता के अंदर नई नई जानकारियों के साथ हाजिर होते रहेंगे। हिसार से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ बंसीधर। हरियाणा राज्य में जिन किसानों ने बेल के बाग लगा रखे हैं, इस समय उनके बाग फलन की अवस्था पर है और प्रायः देखने को मिलता है कि बेल के बागों में फलों के फटने की समस्या आती रहती है, जिसके कारण किसानों को अपने बागों से आशा अनुरूप पैदावार नहीं मिल पाती। यदि किसान भाइयों आप भी इस समस्या से बचना चाहते हैं तो कैसे करें इस समस्या का नियंत्रण, आइए जानते हैं एक बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर S मुखर्जी से। किसान भाइयों, अनार के बाद शुष्क और अर्ध शुष्क फलों में बिलपत्र काफ़ी प्रचलित होता जा रहा है। किसान भाई जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ पे बिलपत्र लगाते जा रहे हैं और इससे अच्छी आमदनी ले रहे हैं। लेकिन बिलपत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है फटने की। कई बार ये डंठल के वहाँ से जो है फटता है, या कई बार गोलाई में फट के फल बाद में उसमें फफूंद लग जाता है और सड़ने लग जाते हैं, खराब हो जाता है फल। बेल फटने की जो मुख्य कारण है, एक तो जमीन में, मृदा में आपके समुचित मात्रा में नमी का ना होना। इसलिए जब भी बेल के फल पेड़ों पे लग जाए, अच्छी तरह से उसका परागण हो जाए और फल समुचित आकार का हो जाए, मतलब छोटे बॉल के रूप का हो जाए, उसके बाद में सिंचाई का समुचित प्रबंध रखें। भारी सिंचाई नहीं दे, जब भी करे हल्की सिंचाई दे, लेकिन नियमित रूप से सिंचाई करते रहे। उससे क्या होगा कि जो बाह्य आवरण है, छिलका है, वो कभी कठोर नहीं होगा। हम लोग काफ़ी दिनों तक सिंचाई नहीं करते हैं बेल में, तो बाहर का छिलका कठोर हो जाता है और एकदम से वर्षा हो जाती है या हम सिंचाई कर देते हैं तो अंदर जो है प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि रस की मात्रा फलों में बढ़ती है पानी देने से, और बाहर का छिलका कठोर होने से वो फट जाता है। इसलिए बेल के लगने के बाद में आप नियमित रूप से सिंचाई करते रहे। दूसरा मुख्य कारण है बोरोन की कमी। तो बोरोन की कमी के वजह से भी बेल फटता है। इसके लिए
करीब 20 से 25 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टर की दर से हर पौधे में दे। जैसे जिस भी दूरी में आप पौधे लगा रहे हैं उसी के हिसाब से इसकी मात्रा कैलकुलेट कर ले, निकाल ले, और उसके बाद प्रति पौधे में जब आप खाद और उर्वरक मिलाए उसके साथ बोरेक्स भी मिलाए। इसके साथ साथ फल लगने के बाद में बोरेक्स 0.2 से 4% की मात्रा का घोल का छिड़काव करें। घोल का छिड़काव कम से कम 2 बार दोहराएं और एक छिड़काव से दूसरे छिड़काव के बीच में अंतराल 15 से 20 दिन का रखें। इससे जो बाहर का छिलका है वो नरम रहेगा और बेल की फटने की समस्या बिल्कुल तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक जो है इसमें कमी ला सकते हैं। तो किसान भाइयों, बेल का छिलका अगर कठोर हो जाता है नियमित रूप से सिंचाई ना देने से या बोरोन की कमी से, तभी जाके एकदम से अगर बरसात हो जाती है या आप भारी सिंचाई कर देते हैं तभी इसका जो छिलका है फटता है या बेल फटता है और उसके बाद फिर फफूंद जनित रोग लग जाते हैं। इसलिए फल जैसे ही छोटे बॉल के आकार के हो जाए उसके बाद में नियमित रूप से जो है बेल में सिंचाई करते रहे, चाहे हल्की सिंचाई करें, और बोरोन की मात्रा का मृदा में और उसके बाद में पर्णीय छिड़काव स्प्रे उसका भी ध्यान रखें। तो इन 2-3 मुख्य बातों का अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो उसमें बेल फटने की समस्या कम से कम रहेगी। इसके अलावा कुछ किस्में ऐसी हैं जिनमें फटने की समस्या अधिक होते हैं, तो ऐसे किस्मों को नहीं लगाए जिसमें फटने की समस्या अधिक हो। तो जब पौधों का चयन करें या किस्मों का चयन करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें फटने की समस्या उस किस्म में कम से कम हो। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो इस समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है और अच्छे फल की प्राप्ति कर किसान भाई अधिक से अधिक आमदनी कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के अनुसार किसान फसलों का प्रबंधन किस प्रकार करें, आइए जानते हैं डॉक्टर राज सिंह से। आने वाले अगले 1-2 दिन तक तो आसमान पर हल्के बादल छाने की उम्मीद है और कहीं कहीं जो हल्की बूंदाबांदी जो कल रात को अपने निचार में भी देखी होगी, कहीं छुट-पुट बूंदाबांदी होने की संभावना है और उसके बाद जो है मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, जो अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री के आसपास चल रहा है और कल बादल होने की वजह से जो न्यूनतम तापमान है वो काफ़ी उछाल पे चला गया था, वो 12 डिग्री के आसपास पहुंच गया था और लेकिन वो एक दिन के लिए ही गया था क्यों बादल था, लेकिन पिछले 7-8 दिन से जो है आसमान पर जो हल्के बादल छाए हुए हैं उसकी वजह से जो है हमारा जो न्यूनतम तापमान है वो 4 से 5 डिग्री से औसतन से ज़्यादा चल रहा है। पिछले 15 दिन से जो आसमान पे जो हल्के से बादल आ जाते हैं वह जो
उसकी वजह से जो है हमारा जो है तापमान जो है अधिक रहा है, और कोई ऐसी खास बात नहीं है कि जो है तापमान ना बढ़ने की वजह से। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले एक हफ्ते में तक कोई बारिश की संभावना नहीं है, कहीं कोई बूंदाबांदी होगी तो उसका कोई फसलों पे वो नहीं है, लेकिन मैं तो ये सलाह दूंगा अगर उनके पास कहीं सिंचाई का साधन है तो वह अपनी फसलों में सिंचाई आवश्यकता अनुसार सिंचाई लगा लें तो अच्छा रहेगा। नहीं, अभी तक जो रात का तापमान है और दिन का तापमान थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो कई फसलों में जो लेट सोन क्रॉप थी हमारी, चाहे वो बारले थी चाहे वो सरसों थी, उसमें थोड़ा सा इफेक्ट अभी आने लगा है, क्योंकि बारले में भी उसमें ईयर हेड बनने शुरू हो गए हैं, और सरसों में भी जो लेट सोन थी उसने जल्दी फ्लावरिंग शुरू कर दी है, उसका एक कारण है। लेकिन अभी तक गेहूँ में थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में गेहूँ पर भी इसका असर आए। आइए अब जानते हैं चौधरी चरण सिंह हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान अपनी फसलों का प्रबंधन किस प्रकार करें। जहां गेहूं की बिजाई हो और खरपतवार के पौधे में 2 से 3 पत्तियां आ गई हो, तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोट्यूरान नामक रसायन की 70 ग्राम मात्रा 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जी में डाउनी मिल्डी बीमारी से फसल को बचाएं। प्याज की तैयार पौध की रोपाई करें। सभी प्रकार की सब्जियों में निराई गुड़ाई करें तथा नाइट्रोजन गुड़ाई के समय फसलों में डालें। प्याज की तैयार पौध की रोपाई 15 से 20 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए करें। मटर में इस समय चूड़ेल आसिता नामक रोग देखने को आ रहा है, अतः इसकी रोकथाम के लिए कैराथियान दवा 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में अथवा बेबिस्टीन 50 WP 5 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। प्रदेश में जोरों की ठंड पड़ने के कारण सब्जियों की नर्सरी तैयार करना असंभव सा लगता है, क्योंकि अधिक ठंड के कारण एक तो बीजों का अंकुरण देरी से होता है, वहीं दूसरी ओर पौधे मर भी जाते हैं। लेकिन अगर आप नर्सरी को लो टनल पॉली हाउस में तैयार करते हैं तो स्वस्थ और अच्छी पौध प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है ये लो टनल पॉली हाउस और क्या है इसके फायदे, आइए जानते हैं एक प्रगतिशील कृषक सत्यपाल सैनी से। ऑफ सीजन यानी कि बेमौसमी पौध बैंगन की या मिर्च की कैसे हम तैयार कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब दिसंबर जनवरी का महीना हमारे लिए जो है बहुत ठंड भरा होगा, तो इस ऐसे मौसम में हम कैसे अपनी नर्सरी तैयार कर सकें ताकि हमारी पौध जो है फरवरी महीने में हमें तैयार मिल सके। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं इसमें कि जो वैरायटी हमें लगानी होती है उसका जो है कहीं से अच्छी विश्वसनीय जगह से आप बीज लेकर आएँ। जैसे कि हमारा 10 फीट लंबा और 3 फुट चौड़ा अगर बेड है तो उस पर लगभग 2 पैकेट यानी 20 ग्राम हाइब्रिड जो अगर आप बैंगन बो रहे हैं तो पर्याप्त रहती है। मैं ट्राइकोडर्मा से अपने इसको बीज को शोधन करता हूँ। इसके बाद बीज लाने के बाद हम सबसे पहले अपने खेत में बेड बनाते हैं। बेड की जो है लंबाई 10 फीट रखते हैं, चौड़ाई 1 मीटर रखते हैं और इसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर रखते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम अगर 1 हेक्टर खेत के लिए नर्सरी तैयार करनी है तो उसके लिए हम बताते हैं आपको कि लगभग 3 बेडों की आवश्यकता जो है 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त रहती है। इसके बाद नर्सरी का शोधन करते हैं। नर्सरी के शोधन के लिए आप जो है ट्राइकोडर्मा वर्मी कंपोस्ट में जो है ट्राइकोडर्मा मिला करके जो है नर्सरी को तैयार करना चाहिए। खाद उर्वरक की बात हम करते हैं तो इसमें जिस टाइम हम नर्सरी तैयार करने से पूर्व हम बेड बनाते हैं तो इसमें प्रति बेड के दर से जो है 1 किलो हम इसमें NPK डाल करके जो है इसको जो है अच्छी तरह मिला देते हैं। इसके बाद हम फिर बेड तैयार करने के बाद लाइनों से जो है इसकी बिजाई करते हैं। ध्यान रहे कि 8-10 सेंटीमीटर जो है लाइन से लाइन की दूरी रहे और पेड़ से पेड़ की दूरी जो है 3-4 सेंटीमीटर जो है रखते हैं। और इसके बाद इसमें लाइनों में बिजाई करके इस पर जो है शोधन किया गया जो है केंचुए की खाद या अपना कंपोस्ट खाद जो है शोधित करने के बाद ही इसको जो हम डालते हैं। और बिजाई करने के बाद इसको जो है सबसे पहले इसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद इसको पॉलीथीन से कोटेड करते हैं। 10 फीट जो हमारा लंबाई का बेड है इस पर 10 हमारा जो तार हैं इसके 10 तार एक इस पर लगेंगे
और ये घुमावदार तार होते हैं जिनके ऊपर जो है ये जाली और पॉलीथीन सेट किया जाता है। पॉलीथीन जो है इसमें अपनी सफ़ेद रंग की पॉलीथीन होनी चाहिए। महंगे वाली पॉलीथीन लेते हैं तो इसमें जो है 2-3 साल तक हमारी एक ही पॉलीथीन काम कर देती है। जब इसकी जो है जमा हो जाए तो ये ध्यान रखना है कि जब भी इसमें खरपतवार निकल आए तो हल्की जो है खुरपी के सहारे या हाथ के सहारे से जो है इसको खरपतवार को जो है उखाड़ करके इसका नियंत्रण करना चाहिए। और लगातार इस पर इस बात का निगरानी रखने की जरूरत है कि किसी प्रकार का कोई इसमें कोई फफूंदजनित रोग न आ पाए। लेकिन अगर मौसम का अधिक उतार चढ़ाव होने के कारण फिर भी कोई अगर ऐसी समस्या आ जाती है तो किसान भाइयों आप स्प्रे कर सकते हैं। उसमें आप जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या डाइथेन M45 का स्प्रे। टनल के अगर फायदे की बात करते हैं तो किसान भाइयों इसमें सबसे पहले यही है कि एक तो हमारा जो साधारण तौर पे हम खुले में पौध तैयार नहीं कर सकते। एक तो इसमें जो है पॉलीथीन लगे होने के कारण इसमें टेम्परेचर हाई हो जाता है और इसमें जो है बेमौसम पौध तैयार हो जाती है। दूसरे पॉलीथीन से जो हमारा पाले की बात है, जो इससे पाले से बचाव भी इसी से होता है। उससे दूसरा फायदा यह है कि जितने भी कीट पतंगे जो इधर उधर से उड़ करके इसमें मोजक वगैरह के जो वायरस को फैलाते हैं उसका प्रकोप बिल्कुल नहीं होता। मेरा आधा एकड़ का क्षेत्र है, इसमें 150 बेड हमारे पास है। इसमें 30 बेड हमारे पास फिलहाल मिर्च की हैं और 120 बेड बैंगन के हैं। तो इसमें लगभग 60 हेक्टेयर की पौध किसान भाइयों के लिए जो है तैयार हो जाएगी। खर्चे की अगर हम बात करें कुल मिलाकर के टोटल लेबर का, रस्सी का, तार का जितना भी टोटल कॉस्ट है इसमें 70,000 रुपये का इस पे कॉस्ट हमारी जो है पहले साल की कॉस्ट है। पॉलीथीन है हमारी 5,000 रुपये की, ये पॉलीथीन का इस पे 150 बेड पे जो है खर्चा है। और 15,000 रुपये की हमारी जो तार है, 10,000 रुपये का इस पे जालियां हैं और 2,000 रुपये की रस्सी। इस प्रकार आधा एकड़ में हम जो 6 महीने के अंदर 2 फसलें हम लेते हैं, लगभग 2 लाख रुपए का इसमें शुद्ध जो है प्रॉफिट हो जाता है। अगर धुंध अधिक है तो आप 2 महीने में, और अन्यथा मौसम साफ सुथरा है 45 दिन के बाद आपको एक बहुत अच्छी जो है नर्सरी आपको तैयार मिलेगी। ये बेमौसम की पौध अगर आपको तैयार करनी है तो पॉलीथीन से ढकना अति आवश्यक है, अन्यथा खुले में आप किसी भी प्रकार से पौध तैयार नहीं कर सकते। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। तो अगेती पकने वाली किस्मों में जो आजकल ज़्यादातर चल रही है हमारे इस बाग में, वो हैं CO 0118, CO 0237, H160, COJ 85, CO 89003 आदि। इनमें से जो भी कुछ एरिया में चल रही हैं उनको उसी हिसाब से लगानी चाहिए। ये सभी अच्छी पैदावार देने वाली, रोग रोधक और किसान के लिए और मिल के लिए मुनाफे वाली किस्में हैं। इनमें से जो अभी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने पिछले साल विकसित की है वो COH 160। तो ये एक बहुत ही अच्छी अगेती पकने वाली और बहुत अच्छी किस्म है। ये रोग रोधक है, जिसमें लाल सड़न नहीं आता और अच्छी पैदावार देने वाली किसान को
और इसने जो सरस्वती शुगर मिल में जो मिल टेस्ट हुआ है उसमें सबसे अधिक चीनी प्रतिशत दिया है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। इसने 10.40% चीनी नवंबर के महीने में दी है। तो इस किस्म का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे किसान को भी फ़ायदा होगा और मिल को भी फ़ायदा होगा। तो इस किस्म से हम जो 2-3 मोड़ी की फसल भी ले सकते हैं, क्योंकि मोड़ी की फसल जो है वो ये किसान को ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसकी मोड़ी हम 2-3 मोड़ी तक बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा बढ़ाएं और अपना ज़्यादा फायदा कमाएं। किसान भाइयों, अभी आपने डॉक्टर एसबी कादियान से गन्ना की नवीनतम एवं रोगरोधी किस्मों के बारे में जाना। लेकिन किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नतशील किस्मों के साथ साथ फसल की बुआई तकनीक एवं फसल में की जाने वाली कृषि क्रियाओं को भी सही तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तभी आप फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि किसानों को सबसे पहले तो किस्मों का चुनाव जो है वो अगेती किस्में ज़्यादा लगाएं और मध्यम, फिर नंबर 2 पे मध्यम किस्में लगाएं। तो उसके बाद है बीज का चुनाव। स्वस्थ बीज होना चाहिए, रोग लगा हुआ बीज नहीं होना चाहिए। और उसकी जो कटाई करनी है बीज की, वो 2 अंकों वाली पोरी या 3 अंकों वाली पोरियां काटनी है। तजर्बों में पाया गया है कि 2 अंकों वाली पोरियों का सबसे ज़्यादा जमाव होता है, इसलिए। और खाद भी जो न्यूट्रिशन है, जैसे NPK का जो पूरा बैलेंस्ड खाद का प्रयोग करना चाहिए और जिंक सल्फेट भी डालना चाहिए। इन्हीं चीज़ों का ध्यान, पोटास की जरूर आजकल सिफारिश की गई है, उसको जरूर डालना चाहिए। इससे किसान को भी फायदा होता है और मिल को भी फायदा होता है। किसानों को यही कहना चाहेंगे कि जो सिफारिश की गई किस्में हैं और उनका बीज भी अच्छा होना चाहिए, सही जगह से लेना चाहिए। वो मिल वालों के बताए अनुसार या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का जो हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है उचानी में, उसकी सलाह पर ही बीज का चुनाव करें। आइए अब गन्ना फसल की बुआई तकनीक के बारे में जानते हैं। गन्ना की बुआई करने से पहले गन्ने के टुकड़ों को बावस्टीन की 112 ग्राम मात्रा को 112 लीटर पानी में घोलकर उपचारित कर लेना चाहिए। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि जैसे जो हम बिजाई करते हैं सर्दकालीन, उसमें 3 फुट की दूरी होती है, और जो बसंतकालीन बिजाई करते हैं उसमें 2.5 फुट की दूरी होती है, और जो गेहूं के बाद की बिजाई गर्मियों में करते हैं उसकी 2 फुट की दूरी होती है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि खरपतवार नाशक जो दवाई है वो उसका एट्राजिन, मतलब एकदम बोने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर हमें नमी हो खेत में तो उसका स्प्रे कर देना चाहिए। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जिरेनियम फूल की फसल में किए जाने वाले मुख्य प्रबंधन, अधिक पैदावार के लिए फूल गोभी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।